बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी एंड पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर की वन शॉट, वर्क एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर में हम इस चैप्टर को 10 मिनट में रिवाइज करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं विथ डेफिनेशंस हम सारी चीजें एक साथ डिस्कस कर लेंगे। जैसे ये चैप्टर 3 टॉपिक से मिलकर ही बना है, वर्क एनर्जी एंड पावर। जो 9th क्लास का सिलेबस है इसमें हमें केवल वर्क की डेफिनेशन पढ़नी है, एसआई यूनिट पढ़नी है और जीरो वर्क डन कब होता है ये पढ़ना है। एनर्जी में केवल मैकेनिकल एनर्जी पढ़नी है और पावर में पावर के डेफिनेशन और फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्क। ठीक है, वर्क होता है, वर्क हम बोलते हैं, पहला जो हमारा टॉपिक है वर्क, और वर्क को बोलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जब भी हमें वर्क डन निकालना हो हमें डिस्प्लेसमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, वर्क फोर्स से। किससे मल्टीप्लाई कर देना है, फोर्स से। इसका जो फॉर्मूला होता है W इक्वल टू होता है F इंटू डी। ये जो केस है ये वर्क डन मैक्सिमम का केस है। किसका केस है, वर्क डन मैक्सिमम का। जैसे दो फॉर्मूला होता है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वर्क डन निकालना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश कर रहे हैं तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो जो मेन फॉर्मूला होता है F इंटू डी कॉस थीटा होता है, F इंटू डी कॉस थीटा। ये वर्क डन का मेन फॉर्मूला है। लेकिन 9th क्लास में जो हमें पढ़ना है वो केवल इसकी मैक्सिमम फॉर्म पढ़नी है, W मैक्स इक्वल टू F इंटू डी। अब कभी कभी पूछा जाता है कि वर्क डन डिपेंड किस पे करता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे वर्क डन इफेक्ट करता है। तो हमें जो मेन फैक्टर्स देखने हैं इसमें 3 चीज होती है। पहला होता है फोर्स। पहला क्या होता है, फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे हैं तब वर्क डन होगा ही नहीं, या हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स और वो बॉडी मूव नहीं कर रही है। जैसे इस व्हाइट बोर्ड को हम पुश कर रहे हैं लेकिन बॉडी, ये व्हाइट बोर्ड अपने प्लेस पे है, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। थर्ड थिंग होती है ये थीटा। हम फोर्स अप्लाई किस एंगल पे कर रहे हैं। अगर हम 90 डिग्री पे फोर्स पे को अप्लाई कर रहे हैं तब भी वर्क डन क्या होता है, 0। तो 3 केसेस में वर्क डन 0 हो सकते हैं। पहला केस होता है अगर F 0 हो, F क्या हो जाए, 0। दूसरे केस में D 0 हो, डिस्प्लेसमेंट 0 हो। थर्ड केस में थीटा 90 डिग्री हो। थीटा कितने डिग्री हो, 90 डिग्री। क्लियर है। तो 3 चीजें आपसे पूछा जाता है व्हेन द वर्क डन इज 0, देन क्या हो जाएगा, व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग, कोई फोर्स एक्ट ना कर रहा हो, या हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वर्क डन वो डिस्प्लेसमेंट ना हो रहा हो, डिस्प्लेसमेंट 0 हो, या फिर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। कितना हो, 90 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये चीज हमें देखनी होती है। ठीक है, मान लो जीरो वर्क डन के कुछ एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल होता है कि अगर मान लो कि कोई एक कूली है, वो अपने सर पे कोई लगेज लेके जा रहा है और फ्लैट प्लेटफॉर्म पे चलता चला जा रहा है, तो उसके सर पे लोड होगा, उसकी वजह से फोर्स जो लगेगा डाउनवर्ड लगेगा, और वो चल कैसे रहा, सीधे। दोनों के बीच में एंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। इस केस में वर्क डन कितना हो गया, 0। दूसरा केस होता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर हमने मान लो एक बकेट ली है हाथ में, बकेट लेके हम सीधे सरफेस पे चलते चले जा रहे हैं, तो बकेट का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, और हम फ्लैट सरफेस पे चल रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। क्लियर है। तो 0 वर्क डन कब हुआ, समझ में आया। अब इस वर्क डन का जो एसआई यूनिट होती है, क्या, एसआई यूनिट, हमें एसआई यूनिट देखना है। वर्क डन की एसआई यूनिट होती है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, जिसे हम जूल बोलते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जूल बोल देते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को, यहां तक समझ आया, वर्क डन। ठीक है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब कब कब ये 0 होगा, जब F 0 होगा तब, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तब, जब दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा। आपको 9th में क्या पढ़ना है, केवल वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन और 0 वर्क डन। 0 वर्क डन कब होगा और मैक्सिमम वर्क डन कब होगा, इतनी चीज समझ में आ गई। अब नेक्स्ट थिंग हमें पढ़ना है एनर्जी। क्या पढ़ना है, एनर्जी। ठीक है ना। एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। एनर्जी होती है द कैपेसिटी टू डू वर्क,
कोई भी काम करने की जो क्षमता होती है हमारे पास, द कैपेसिटी टू डू वर्क, कोई भी काम करने की जो क्षमता होती है वो एनर्जी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? एनर्जी। एंड देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी, जैसे लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, कई टाइप्स की एनर्जीज हैं। लेकिन हमें जो 9th क्लास और स्पेसिफिक इस चैप्टर में पढ़ना है वो पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। क्या? मैकेनिकल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन या किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। और मैकेनिकल एनर्जी को दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। अगर मैकेनिकल एनर्जी को हम देखते हैं या एनर्जी की डेफिनेशन लिखते हैं, द कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है, समझ गए। अब हम देखते हैं कैपेसिटी, अब इसकी भी एसआई यूनिट वही होती है जो वर्क डन की होती है। क्या होती है? जूल या कैलोरी, जूल या क्या? कैलोरी, जूल या कैलोरी। क्लियर है? समझ पाए? इतनी चीज समझ में आई। नेक्स्ट थिंग्स हमारे पास क्या हो जाएगी, अब इसको 2 मिनट में डिवाइड कर देते हैं। वर्क डन कितने टाइप्स की होती है? अगर हम देखते हैं तो एनर्जी, एनर्जी कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। एनर्जी कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो एनर्जी स्टोर्ड होती है ड्यू टू देयर पोजीशन, ड्यू टू देयर पोजीशन। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो यहां पे स्टेट है, तो ग्राउंड से इसके हाइट की वजह से इसके पास जो एनर्जी है वो क्या बोली जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोली जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट का मान लो कि मास m है, उसकी हाइट h हाइट पे स्टेटेड है, रखी हुई है, और अगर, ठीक है, h हाइट पे अगर रखी हुई है तो उसके पास जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो mgh होगी। कितनी होगी? mgh। जहां पे m स्टैंड करता है मास के लिए, किसके लिए? मास के लिए। h हाइट होती है, h क्या हो जाती है? हाइट, और g ग्रेविटी होती है जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कोई प्रॉब्लम किसी को? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गया। नेक्स्ट थिंग्स होती है काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। अब एनर्जी ड्यू टू देयर मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी होती है ड्यू टू देयर मोशन, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? काइनेटिक एनर्जी। क्या बोल देते हैं? काइनेटिक एनर्जी। मान लो कि कोई m मास की बॉडी है, m मास की बॉडी है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है। किस वेलोसिटी से मूव कर रही है? v वेलोसिटी से। तब उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ke होगी, कितनी? हाफ mv²। यहां पे m क्या होता है? मास। m क्या होता है? मास। और v क्या होता है? वेलोसिटी। v क्या होती है? वेलोसिटी। तो अब अगर देखोगे किसी भी ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी पे। किस पे डिपेंड करती है? और किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? किस पे? हाइट पे। अगर पूछा जाए व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट द पोटेंशियल एनर्जी, तब क्या होगा? मास होगा और हाइट होगी, मास होगा और हाइट। क्लियर है? ये चीज हो गई। अब इसके बाद इसी एनर्जी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है और ना ही इसको खत्म किया जा सकता है, ये केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे ये ऑब्जेक्ट रुकी हुई है, हमने इसको छोड़ दिया तो इसके पास क्या था? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था, जैसे जैसे नीचे जाने लगा क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे एक फॉर्म से एनर्जी दूसरे फॉर्म में क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। क्लियर हो गया? एनर्जी, एनर्जी तक समझ में आ गया। अब लास्ट टॉपिक जो हमारे पास बच रहा है वो पावर बच रहा है। क्या बच रहा है? पावर। पावर क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ, किसी भी काम करने की जो क्या हो जाता है? रेट होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? पावर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पावर। क्या बोल देते हैं? पावर। अगर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, जिस रेट से कर रहे हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? पावर।
पावर का जो फॉर्मूला होता है P इक्वल टू होता है W बाई का T, W बाई का T। और इसकी जो SI यूनिट होती है, कौन सी SI यूनिट, वो क्या होती है, सुनो ध्यान से, SI यूनिट होती है वॉट। क्या हो जाती है, वॉट। और इसके बीच में एक रिलेशन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो ये है, 1 हार्स पावर इक्वल टू 746 वॉट। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है, 746 वॉट। क्लियर है, समझ पाए। अब एक बार फिर से हम देख लेते हैं जल्दी से कि इसमें करना क्या है, वर्क पावर एनर्जी में है क्या क्या चीजें। सबसे पहले वर्क होता है, क्या होता है, वर्क, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डी। क्लियर है। और इसकी SI यूनिट क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर या जूल। दूसरा होता है एनर्जी, क्या होती है, एनर्जी, द कैपेसिटी टू डू वर्क। अब दो टाइप्स की एनर्जी हमें यहां पे पढ़नी है, एक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है और एक क्या पढ़ना है, काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन की वजह से या हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद हम पढ़ते हैं पावर। क्या पढ़ते हैं, पावर। पावर क्या होता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है ना। और देखो पावर का फॉर्मूला होता है W बाई टी, 1 हार्स पावर इक्वल टू 746 वॉट, 746 वॉट। क्लियर है, खत्म हो गया। ओके।